हेलो दोस्तों, आज 19 जून 2025 है और आज के द हिंदू के एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। एक नज़र हम डाल लेते हैं कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत अमेरिका साझेदारी के बारे में। उसके बाद जो ईरान इजराइल संघर्ष हो रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे और इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस संघर्ष के कारण अचानक से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हम 16वें वित्त आयोग के बारे में भी बात करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल में कि 16वें वित्त आयोग ने जो 41% का डिविजिबल पूल हमारे देश के राज्यों के लिए बनाया हुआ है, इस 41% को बढ़ा के राज्यों के द्वारा 50% करने की मांग की जा रही है। तो इस मांग के क्या मानदंड होने चाहिए, इस मांग को करना कहाँ तक सही है और सरकार का क्या रुख होना चाहिए, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन के बारे में, जिसके बारे में लेखक ने कहा है कि इस बार का जी शिखर सम्मेलन जो है वो विफल हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हर एक आर्टिकल के लास्ट में आपको आर्टिकल में जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके आधार पे एक मुख्य परीक्षा हेतु आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, जिसका आंसर आप लिख के अपनी आंसर राइटिंग को सही दिशा में लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो है अमेरिका और भारत की साझेदारी के पुनर्संयोजन के बारे में। तो इस लेख का जो थीम है, जो मुख्य विषय है वो ये कि लेखक के अनुसार भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में थोड़े बहुत तनाव आ रहे हैं, थोड़े बहुत ड्रिफ्ट आ रहे हैं, यानी रणनीतिक दूरी आ रही है, जो कि चिंता की बात है। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि ये जो दूरी है वो अस्थायी है और इस दूरी को स्पष्टता, पारदर्शिता और आपसी प्रतिबद्धता के माध्यम से दूर किया जा सकता है और इस तनाव को सुधारा जा सकता है। तो हम एक बारी नजर डालते हैं इस आर्टिकल के जितने भी मुख्य बिंदु है उस पे। सबसे पहले इस आर्टिकल में रणनीतिक संरेखन में गिरावट की बात की गई है। दोस्तों, हाल के कुछ घटनाक्रम को आप देखेंगे तो जैसे कि आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख को भोज पर बुलाया और फिर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की। तो इस बात से भारत की विदेश नीति को झटका लगता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान को एक ही मंच पर रखे जाने से भारत की जो डिकपलिंग पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंचा है। डिकपलिंग पॉलिसी में के तहत दोस्तों भारत का ये लक्ष्य है कि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पे अकेला कर देना, ताकि जो भी आतंकवाद विरोधी रुख है भारत का उसको दुनिया के और भी जो मुख्य देश हैं उनका सपोर्ट मिल सके और आतंकवाद के लड़ाई में जो भारत दुनिया भर के प्रमुख देश हैं उनको अपने साथ भारत ला सके। इसके लिए भारत की डिकपलिंग पॉलिसी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान को जब एक ही मंच पर ले जाया जाएगा तो इससे भारत की डिकपलिंग पॉलिसी को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा इसमें आर्थिक और तकनीकी तनाव के बारे में भी इस आर्टिकल में बात की गई है, क्योंकि ट्रंप ने एप्पल सीईओ को भारत में निवेश करने से मना कर दिया। अब इससे भारत का जो चाइना+1 रणनीति है उस पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ H1B वीजा नीति में जो सख्ती अपनाई गई है उससे भी भारत अमेरिकी तकनीकी साझेदारी में बाधा पहुंचती है। इसके अलावा इस आर्टिकल में पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिकी दृष्टिकोण है उस पर भी बात की गई है। जैसे अमेरिकी सैन्य अधिकारी द्वारा पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर बताया जाना भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है उसके विपरीत है। साथ ही साथ नीतिगत असमानताओं के बारे में भी आवाज उठाई गई है इस आर्टिकल में, जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिका की जो तात्कालिक सौदेबाजी प्रधान दृष्टिकोण है वो भारत की परिपक्व और दीर्घकालिक रणनीतिक सोच से मेल नहीं खाती। भारत अब हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि अमेरिकी हितों से हटकर भारत अपने हितों में और अमेरिकी प्रभाव से बाहर जाकर भारत अपने निर्णय ले रहा है। तो इस बात से जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता है वो जाहिर होती है और यही अमेरिका को चुभती है। तो अमेरिका ने इसे अक्सर फेंस सिटिंग कहा है। तो इस तरीके से इन चार मुख्य मुद्दों पे इस लेख में लेखक ने हमारा ध्यान खींचा है। तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों कि आगे की राह क्या हो। तो भारत की भूमिका के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि भारत को अति प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ गहराई से जुड़ी इस साझेदारी को बनाए रखने के लिए भारत को एक शांत, सतत और एक सुव्यवस्थित कूटनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा जो अमेरिकी संस्थान हैं, जो थिंक टैंक्स हैं और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके माध्यम से अपनी रणनीतिक पैरवी को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इस आर्टिकल में लेखक ने अमेरिका के लिए भी एक संदेश दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका को शीत युद्धकालीन मानसिकता से बाहर आकर भारत की उत्पादन क्षमता को, भारत की प्रतिभा को और भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व को पहचानना होगा।
आपने हाल के वर्षों में देखा होगा कि भारत का ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में, ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक छवि जो है उसको काफी मजबूती मिली है। तो इस छवि को अमेरिका को भी स्वीकार करना होगा। साथ ही साथ अमेरिका को यह समझना होगा कि अमेरिकी भारत साझेदारी का जो नैतिक उद्देश्य है, जो कि लोकतंत्र, बहुलतावाद और एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना की बात करता है, उस नैतिक उद्देश्य को भी पुनः स्थापित करना होगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत अमेरिका साझेदारी में जो अस्थायी दरार आई है, उस दरार को भरने की ज़रूरत है, उस दरार को रीसेट करने की ज़रूरत है। और इस दरार को भरने में हम नीतिगत स्पष्टता, पारस्परिक प्रतिबद्धता और विश्वास का सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि ये साझेदारी केवल सामरिक या आर्थिक हितों से संबंधित नहीं है, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने में भी भारत और अमेरिका की साझेदारी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में जो भी बातें मैंने आपसे की, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। और इस आर्टिकल के डिस्कशन के आधार पे मैंने ये प्रश्न तैयार किया है, जिस प्रश्न को आप लिखकर अपनी आंसर राइटिंग को अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न ये है कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आकार देने की एक सामूहिक आकांक्षा रही है, परंतु हालिया घटनाक्रमों ने इस साझेदारी में एक सूक्ष्म किंतु गंभीर विचलन उत्पन्न कर दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गई आर्टिकल की बात। अब हम आर्टिकल से थोड़ा सा अलग हटके हम देखेंगे हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम भारत अमेरिका साझेदारी पर दबाव डालने वाले हाल के दिनों में कौन कौन से मुद्दे उभर के आए हैं। तो सबसे पहला मुद्दा आपको इसमें दिखेगा व्यापार और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में। देखिए, पारस्परिक टैरिफ के साथ साथ जो अमेरिका की संरक्षणवादी नीति है, उसको लागू करने से भारतीय उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो भारत के सामने एक तो व्यापार और आर्थिक चुनौती में पारस्परिक टैरिफ की चुनौती है। इसके साथ साथ आप देखिए, भारत बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा अमेरिका की 2024 स्पेशल जो 301 रिपोर्ट है, उसकी प्राथमिकता निगरानी सूची में बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि अभी भी भारत और अमेरिका की व्यापार और आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस भारत और अमेरिका पर जो दबाव डालने वाले मुद्दे हैं, उसमें भू राजनीतिक मतभेद भी एक बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। क्योंकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। आपने S-400 वाले केस में देखा होगा कि हमने रशिया के S-400 को खरीदा, और सेम चीज जो एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो हमने अमेरिका का ना खरीद के S-400 को खरीदा। तो इससे अमेरिका को काफी बुरा लगा था। और ये अमेरिका रणनीतिक स्वायत्तता जो भारत दर्शा रहा है, इस रणनीतिक स्वायत्तता को मानने से अमेरिका इनकार करता है और इसको फेंस सिटिंग नाम देता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो भू राजनीतिक मतभेद जो है, वो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे भारत अमेरिका साझेदारी में हाल के दिनों में काफी तनाव देखने को मिला है। अब भू राजनीतिक मतभेद का एक उदाहरण आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भारत क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इसको सैन्य गठबंधन में बदलने से बचता है। और रूस यूक्रेन युद्ध पर जो भारत का रुख है, वो ये दर्शाता है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। फिर वीज़ा और आवर्जन की जो चुनौतियां हैं, वो भी भारत अमेरिका साझेदारी पर थोड़ा दबाव डालती है। जैसे हाल ही में अमेरिका वीज़ा नियमों जैसे H-1B वीज़ा के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो अमेरिका अपने वीज़ा नियमों को कड़ा कर रहा है, और इसका असर भारतीय IT पेशेवरों पर पड़ता है। इसके अलावा जो अवैध भारतीय आप्रवासी हैं, उनको भी हाल ही में देखा होगा आपने, अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया है। तो ये एक और मुद्दा है। इसके अलावा आप देखिए, मानव और धार्मिक अधिकारों पर चिंताएं, ये भी भारत अमेरिका साझेदारी पर दबाव डालती है। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध विरुद्ध जो आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग द्वारा उठाई गई चिंताओं ने भारत में आंतरिक इसको भारत ने आंतरिक हस्तक्षेप के रूप में देखा है। तो ये इसकी वजह से भी भारत अमेरिका संबंधों में थोड़े तनाव आए हैं। इसके अलावा प्रतिबंधों का जो अधिरूपण है, ये भी भारत अमेरिका साझेदारी पर दबाव डालते हैं। जैसे अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से जो S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदी थी, उस पर अमेरिका ने चिंता जताई थी। और फिर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करने संबंधी जो नियम है, जिसको हम काटसा कहते हैं, इसके अंतर्गत जो भी इसके निहितार्थ हैं, उसका हवाला देते हुए अमेरिका द्वारा भारत पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे S-400 हम वायु रक्षा प्रणाली के खरीदे जाने के कारण। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो भारत अमेरिका साझेदारी पर काफी दबाव डालते हैं। अब सिर्फ मुद्दे जानने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि आप भारत और अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे की राह क्या हो। तो देखिए दोस्तों, द्विपक्षीय व्यापार समझौते को हम अगर अंतिम रूप देते हैं, तो इससे भारत अमेरिका की साझेदारी को मजबूती मिलेगी। जैसे
द्विपक्षीय व्यापार समझौते से बाजार पहुंच बढ़ेगी, टैरिफ कम होंगे, निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों में जो आपूर्ति श्रृंखला है मजबूत होगी। इसके साथ साथ पारस्परिक टैरिफ और आईपीआर आदि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में भी काफी मदद मिल सकती है। फिर रक्षा ढांचे को अगर हम अंतिम रूप देते हैं तो इससे भी हमारे संबंध मजबूत होंगे, क्योंकि दोनों देश नए 10 वर्षीय रक्षा ढांचे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए काम कर सकते हैं, जो 2025 से 2030 तक चलेगा। तो इसलिए जो S-400 खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो ऐसे कदम बाद में ना उठाए जाएं, इसके लिए रक्षा ढांचे को एक अंतिम रूप देने की जरूरत है। फिर पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही साथ H-1B वीजा प्रतिबंधों में ढील देकर भी भारतीय अमेरिका साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। अब काटसा, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत के ऊपर S-400 की खरीद के कारण प्रतिबंध लगाया था, उस काटसा के अंतर्गत भी छूट देकर जो है वो भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा मानव और धार्मिक अधिकारों पर जो चिंताएं हैं उसका प्रबंधन करके भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की विविधता को स्वीकार करना होगा और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना होगा। तभी जाके भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा उभरती प्रौद्योगिकियों और एआई में सहयोग बढ़ाकर भी भारत अमेरिकी साझेदारी को मजबूत किया जा सकता है। क्यों यह आवश्यक है? क्योंकि डेटा विनियमन, सूचना साझाकरण और गोपनीयता संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत आप देखिए कि यूएस इंडिया ट्रस्ट पहल के अंतर्गत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए एक यूएस इंडिया रोड मैप भी तैयार किया जा सकता है, और इन सारे कदमों के माध्यम से भारत अमेरिकी साझेदारी को काफ़ी मजबूत किया जा सकता है। तो ये दोस्तों, अब जाके हमारा इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप वाला आर्टिकल था वो जाके कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो इजरायली जो कार्रवाई ईरान के ऊपर की गई है उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्या मायने हैं उसके बारे में बात करता है। तो इस लेख का सारांश ये है कि इस लेख में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि क्या इजराइल द्वारा ईरान पर जो सैन्य हमला किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर यूएन चार्टर की धारा 2 सब क्लॉज 4 और 51 के अंतर्गत वैध है या नहीं। लेखक जो है वो इस इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के रूप में देखते हैं और इसको हमला न मान के एक आक्रामकता यानी एग्रेशन मानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मुख्य बिंदुओं पे। सबसे पहले बात करते हैं हम यूएन के चार्टर 2-4 के बारे में। यूएन का जो यूएन का चार्टर है 2-4, वो ये बात करता है कि किसी भी देश को दूसरे पर बल प्रयोग करने से पहले इस यूएन चार्टर को फॉलो करना पड़ता है ना। यानी यूएन चार्टर जो 2-4 है ये किसी भी देश को किसी दूसरे देश पर बल प्रयोग करने से रोकता है, लेकिन इसके दो अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। पहला, जब उस यूएन सुरक्षा जो परिषद है उसकी स्वीकृति मिल जाने के बाद किसी ने दूसरे देश पर आक्रमण किया हो, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण किया हो, और सेल्फ डिफेंस की जो यह बात है वो यूएन के चार्टर की धारा 51 के अंतर्गत की गई है। अब इस आर्टिकल में आत्मरक्षा का तर्क और उसकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। देखिए, इसराइल का यह दावा है कि ईरान से भविष्य में उसको खतरा है, विशेषकर परमाणु हथियार के विकास के कारण। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में आत्मरक्षा का अधिकार तत्काल और वास्तविक खतरे की स्थिति में ही मान्य है, ना कि भविष्य के खतरे में। ठीक है, तो अगर आपको तत्कालीन किसी परिस्थिति से खतरा है, तत्काल समय में अगर आपको किसी देश से खतरा है, तो जाके आप उस पर हमला कर सकते हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि ईरान ने अभी तक कोई भी सीधा सशस्त्र हमला नहीं किया है, इसलिए यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं ठहरता, और लेखक इजराइल की कार्रवाई को एक आत्मरक्षा का कदम न मानकर एक एग्रेशन वाला कदम मानता है। अब इस संदर्भ में हमें दोस्तों कैरोलाइन सिद्धांत जानना हमारे लिए जरूरी होता है। कैरोलाइन डॉक्ट्रिन कहता है कि आत्मरक्षा का प्रयोग तभी वैध है जब खतरा जो है वो तत्काल हो, व्यापक हो और इसेंशियल हो, अपरिहार्य हो, और फिर जो बल प्रयोग होना चाहिए वो आवश्यक और अनुपातिक होना चाहिए। तो ये कैरोलाइन सिद्धांत कहता है। तो इस तरीके से अगर हम इजराइल की कार्रवाई पर निष्कर्ष निकालें तो इजराइल का जो हमला है वो सिद्ध कानूनी आवश्यकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। साथ ही साथ जो लेखक है वो इजरायली कार्रवाई को हमला नहीं बल्कि आक्रामकता मानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इसराइल की जो कार्रवाई है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिधि से बाहर है, और इस प्रकार ये जो कार्रवाई है वो वैश्विक स्थिरता को कमजोर करती है।
और भारत जैसे उभरते राष्ट्रों को, जो बहुपक्षवाद और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के पक्षधर है, भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके उल्लंघन में भरोसा नहीं करता है। तो भारत जैसे राष्ट्रों को ऐसे मामलों में संतुलित और कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये इस लेखक ने इस आर्टिकल में कहा है। अब इस आर्टिकल में मैंने जो आपको इजराइल की कार्रवाई के संबंध में चर्चा की है, उसके आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि पूर्व खाली आत्मरक्षा यानी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की जो अवधारणा है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की दृष्टि से ऐसी कार्रवाइयों की क्या वैधता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस आर्टिकल से आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों G7 समिट के बारे में है, जिसको कि फील्ड समिट कहा गया है। देखिए, इस आर्टिकल में कनाडा के कानानास्कस में जो आयोजित जी शिखर सम्मेलन अभी है, उसके विफलताओं पर ध्यान दिया गया है। विफलताओं पर यह आर्टिकल केंद्रित है। इस लेख में यह बताया गया है कि कैसे G7 का जो सम्मेलन है, वो प्रमुख वैश्विक संकटों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, इसराइल ईरान संघर्ष हो गया, और फिर जो व्यापार असंतुलन, इन सारे मुद्दों पर यह G7 शिखर सम्मेलन कोई भी ठोस संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में इस साल विफल रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल में भारत की भागीदारी की उपयोगिता पर भी पुनर्विचार का सुझाव दिया गया। तो आइए हम एक एक करके इस आर्टिकल के जो भी मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले G7 की असंगठित स्थिति के बारे में बात किया गया है। देखिए, G7 की स्थापना 50 वर्ष पहले उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक नेतृत्व के लिए हुई थी। लेकिन इस वर्ष जो सम्मेलन हुआ है, वो राजनीतिक स्थिरता, जैसे कि कनाडा में अचानक हुए चुनाव तथा अमेरिका में जो अप्रत्याशित रुख हुआ है, ट्रंप का सम्मेलन से पहले चला जाना, इसके कारण इस वर्ष का जो सम्मेलन है वो विफल रहा है। ठीक है। तो इस आर्टिकल में प्रमुख वैश्विक संकटों पर एक मत के अभाव पर भी हमारा ध्यान खींचा गया है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, गाजा पर इसराइल का हमला और ईरान के साथ जो तनाव है, इन सारे मुद्दों पर कोई भी संयुक्त बयान नहीं आया है। इस सम्मेलन में, इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करने वाले मसौदे का समर्थन भी नहीं किया। अब जिसके कारण क्या हुआ, सिर्फ चेयर समरी जारी की गई। फिर लेखक ने भारत की भागीदारी पे भी एक अपनी दृष्टि डाली है और लाभ बनाम लागत पे हमारा ध्यान खींचा है। अब देखिए, इस G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने केवल एक आउटरीच सत्र में भाग लिया। तो लेखक ने यह सवाल उठाया है कि क्या 11,000 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ एक भाषण देने के लिए की गई? क्या ये संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है? तो इस पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही साथ भारत कनाडा कनाडा संबंधों में आंशिक सुधार के बारे में भी हमें पता चलता है, क्योंकि पीएम मोदी और पीएम मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के पीएम हैं, इनके बीच जो भी बातचीत हुई है, उस बातचीत में उच्चायुक्तों यानी हाई कमिश्नर्स की बहाली का निर्णय हुआ है। लेकिन कनाडा ने अभी भी खालिस्तानी उग्रवाद और निज्जर हत्याकांड, जो कि भारत और कनाडा के संबंध में तनाव का एक मुख्य बिंदु हाल के वर्षों में बना हुआ है, उस पर अपना रुख नहीं बदला है। ठीक है। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि G7 का जो मंच है, जो आज से पहले कभी वैश्विक समस्याओं का समाधान केंद्र माना जाता था, अब विभाजित हो चुका है, अब अप्रभावी प्रतीत होता है। तो भारत को अपनी विदेश नीति में रणनीतिक प्राथमिकता को, लाभ लागत विश्लेषण को, जिसके बारे में मैंने आपसे यहाँ पे 11,000 किलोमीटर वाले पॉइंट में चर्चा की, और फिर सार्थक भागीदारी के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आर्टिकल था, इसके इसके बारे में मैंने आपसे सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की कि किस तरीके से लेखक ने हमें एक नए आयाम को दिखाया है कि क्या एक भाषण देने के लिए इतना ज़्यादा संसाधन का उपयोग करना ज़रूरी है। तो इन सारे डिस्कशन के आधार पे हम देखते हैं एक प्रश्न प्रश्न ये है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में G7 जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका संकट में है। तो हालिया कनाडा शिखर सम्मेलन की विफलता के संदर्भ में भारत को अपनी भागीदारी की रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है। तो इस कथन का आप आंसर लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है फेयर शेयर के बारे में, यानी जो 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां वित्त आयोग है, उस उस 16वें वित्त आयोग और राज्यों को जो मिलने वाले केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, उसको लेकर हाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है। तो ये जो लेख है वो उसी चर्चा पर केंद्रित है, और यह लेख केंद्र और राज्यों के बीच जो राजकोषीय संघवाद है, फिस्कल फेडरलिज्म है, उसकी चुनौतियों को उजागर करता है। आइए हम इस लेख के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों की मांग क्या है।
देखिए, हमारे देश में वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं, तो उस 28 में से 22 राज्यों ने इस बात की मांग की है कि जो विभाज्य कर पूल है, डिविजिबल पूल है, उनकी हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% की जाए। अब देखिए, 15वें वित्त आयोग ने जो डिविजिबल पूल है उसको 40% से बढ़ाकर 41% किया था। लेकिन वर्तमान में राज्यों के द्वारा इस 41% को 50% करने की मांग की जा रही है। स्पेशली आप देखेंगे कि दक्षिण के जो राज्य हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि वर्तमान जो फॉर्मूला है करों के वितरण का, वो दक्षिण राज्यों के साथ सजा जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में और आर्थिक प्रदर्शन में काफी अग्रणी भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बावजूद उनको उनकी भूमिका के समकक्ष जो है वो कर नहीं मिल रहा, उनको भूमिका के समकक्ष इस डिविजिबल पूल में उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो केंद्र सरकार की रणनीति क्या होना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार की जो रणनीति वर्तमान में है कि वो संपूर्ण कर संग्रह का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसे करों से प्राप्त करती है जो राज्यों के साथ साझा नहीं होते, जैसे सेस और सरचार्ज। अब आप देखिए कि 2015 से 20 के दौरान जो 12.8% जो है टोटल इनकम केंद्रीय सरकार का, वो सेस और सरचार्ज से आता था, जो कि 2020 और 24 में बढ़कर 18.5% हो गया, जो कि एक काफी बड़ी बढ़ोतरी है। अब इसके कारण क्या हो गया है कि राज्यों को जो कुल टैक्स संग्रह था उसमें वास्तविक हिस्सा जो है अब मात्र 31% मिलता है, जो कि पहले 35% हुआ करता था। तो केंद्र सरकार की ये रणनीति कि अपने कर संग्रह का बड़ा हिस्सा जो वो सेस और सरचार्ज से वसूलती है, इसकी वजह से राज्यों को नुकसान हो रहा है। तो ये आर्टिकल हमें इस बारे में बताता है। अब यहाँ पे दो टर्म है, सेस और सरचार्ज। ये क्या होते हैं, जरा इस पे एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए जब अतिरिक्त कर लगाया जाता है तो हम उसको सेस कहते हैं। जैसे शिक्षा के लिए अलग कर लगाया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए अलग अतिरिक्त कर लगाया गया तो उसको एजुकेशन सेस कहते हैं, उसको हेल्थ सेस कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरचार्ज होता है वो सरचार्ज किसी मूल कर पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क होता है। अब मान लीजिए आप इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन अगर आपका इनकम एक जो पहले से निर्धारित सीमा है, अगर उस निर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाए तो उस निर्धारित सीमा से ऊपर जाने पर आपके इनकम पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है, जिसको हम सरचार्ज कहते हैं। तो सेस और सरचार्ज को केंद्र सरकार राज्यों के साथ शेयर नहीं करती है, इसलिए सेस और सरचार्ज से जो होने वाली आय है उसको सरकार ने हाल के वर्षों में काफी बढ़ा दिया है, जिससे कुल टैक्स संग्रह में राज्यों का जो वास्तविक हिस्सा है वो पहले से काफी कम हो गया। फिर इस लेख में जीएसटी के बाद की चुनौतियों पर भी हमारा ध्यान खींचा गया है। दोस्तों, जीएसटी के लागू होने के बाद से राज्यों के पास अपने स्वतंत्र कर लगाने के जो अधिकार थे वो सीमित हो गए, क्योंकि सभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जो अप्रत्यक्ष कर थे, उनको एक ही कर में समाहित कर दिया गया, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो अब जो राज्य हैं वो केवल और केवल केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हो गए। तो अब उन्हें उनके पास अपने स्वतंत्र कर लगाने के अधिकार नहीं है। दोस्तों, जीएसटी जो है इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया था। आपको ध्यान में रखना है कि ये संशोधन की संख्या 101 है, लेकिन बिल कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा बिल था। एक्ट तो था 101वां, लेकिन बिल कौन सा था, क्योंकि इससे भी स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। अब 16वें वित्त आयोग के समक्ष क्या विकल्प है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्यों की मांगों को पूरी तरह से जो मानना है, वो ये जो कार्ट है, जो डिविजिबल पूल है, उसको अपसेट कर सकता है। अब ये ऐसा जो आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है उन्होंने कहा है। तो जो लेखक हैं वो ये सुझाव देते हैं कि राज्यों के द्वारा जो मांग की जा रही है, इस मांग को, राज्यों की हिस्सेदारी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जा सकता है। और फिर जो केंद्र द्वारा सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं उसकी भी एक सीमा तय की जा सकती है, और जो क्षैतिज वितरण का फॉर्मूला है उसको और ज़्यादा न्याय संगत बनाया जाए। क्षैतिज वितरण कहने का मतलब है केंद्र के द्वारा जो राज्यों को ट्रांसफर किए जाते हैं, इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, और ये ट्रांसफर होता है करों का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि अगर वित्तीय संघवाद को मजबूत करना है तो केंद्र को राज्यों को एक उचित हिस्सा कर का देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये केवल राज्यों की वित्तीय स्थिति को नहीं बल्कि हमारी संघीय संरचना की नींव को भी कमजोर करेगा। ठीक है। तो इस डिस्कशन के आधार पे आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, जिसमें प्रश्न ये है कि वित्तीय विकेंद्रीकरण के बिना सहकारी संघवाद एक खोखला आदर्श बनकर रह जाएगा। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न आप ये भी लिख सकते हैं कि केंद्र, माफ कीजिएगा,
केंद्र सरकार द्वारा सेस और सरचार्ज के बढ़ते प्रयोग ने भारतीय राजकोषीय संघवाद की आत्मा को कमजोर किया है। इसका भी आप आंसर लिख के मेरे ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली आर्टिकल के बारे में। अब हमने यहाँ पे वित्त आयोग के बारे में बात की थी। तो वित्त आयोग के बारे में हमें कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जैसे वित्त आयोग के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संविधान द्वारा एक स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग के अगर हम प्रमुख कार्यों की बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का वितरण है उसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग। राज्यों के बीच करों के आंतरिक वितरण का जो फॉर्मूला है उसको भी बताता है। फिर स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश करता है, और केंद्र सरकार को अन्य वित्तीय विषयों पर सुझाव देता है। तो ये इसके कार्य है। इसके संरचना की बात करें तो वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब तक की अगर वित्त आयोग की दोस्तों बात करें तो पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था, जिसका अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग जो है वो चल रहा है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगर हम वित्त आयोग के महत्व की बात करें तो ये राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, और राज्यों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि सेस और सरचार्जों को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता, तो इसके संबंध में इसकी सिफारिशें सीमित हैं। फिर दक्षिणी राज्य इसकी जनसंख्या मापदंड को लेकर वित्त आयोग की सिफारिशों से असंतुष्ट नजर आते हैं। लेकिन और साथ ही साथ वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो बाध्यकारी नहीं होती, बल्कि केवल सलाहकारी होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब वित्त आयोग के ऊपर ये कुछ प्रश्न हैं जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ईरान इजराइल युद्ध के बीच बढ़ती तेल की कीमतों के बारे में। तो लेख में यह बताया गया है कि ईरान इजराइल युद्ध के चलते जो कच्चा तेल की कीमत है उसमें अचानक से तेजी आई है। तो ये बताया गया है कि तेजी क्यों आई है। इसका मुख्य कारण ये बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो संभावित खतरा है वो, और जो वैश्विक आपूर्ति पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभाव है, इसके कारण ईरान इजराइल युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से तेजी आई है। साथ ही साथ भारत पर इसके संभावित आर्थिक प्रभावों की भी इस लेख में चर्चा की गई है। तो हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे, आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रणनीतिक महत्व की। देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये पर्सियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, तो इन दोनों को ऐड करता है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व इतना ज़्यादा है कि यहाँ 2024 से में आप देखिए कि दैनिक यानी प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही हुई है, जो कि विश्व उपभोग का लगभग 20% है। फिर ईरान द्वारा इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी ने वैश्विक बाजार को डरा दिया है, जिसके कारण हमें कच्चे तेल की कीमतों में अचानक से तेजी देखने को मिली है। तेल कीमतों में वृद्धि की बात करें तो 13 जून को ब्रेंट क्रूड की कीमत 9% बढ़कर 75.65 प्रति बैरल पहुंच गई थी। हालांकि कुछ सुदृढ़ राजनयिक संकेतों के चलते इसमें थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन अभी भी आप देखिए तो अनिश्चितता बनी हुई है। भारत पर इस प्रभाव की बात करें तो भारत दोस्तों अपनी तेल आवश्यकता का 80% से ज़्यादा आयात करता है। अब ईरान से सीधा भारत आयात नहीं करता, लेकिन वैश्विक कीमतों में वृद्धि से हमारी आयात लागत और व्यापार घाटे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अब व्यापार घाटा जब बढ़ता है तो इसके कई सारी चीज़ें प्रभावित होती है। देखिए, जब व्यापार घाटा बढ़ेगा तो व्यापार घाटा बढ़ने के कारण हमारे देश में रुपया कमज़ोर होगा। इससे सबसे पहले आप देखिए, व्यापार घाटा बढ़ने से जो हमारा फॉरेक्स है, ये फॉरेक्स पर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉरेक्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे रुपये की मांग कम होगी, तो इस वजह से हमारा रुपया कमज़ोर होगा। अब रुपया जब कमज़ोर होगा तो दो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। रुपया के कमज़ोर होने से एक तो महंगाई हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती देखने को मिलेगी, और दूसरी चीज़ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसे हम चालू खाते का घाटा कहते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। अब जब चालू खाते का घाटा बढ़ेगा तो इसके लिए हमें बाह्य ऋण लेना पड़ेगा। अब बाह्य ऋण लेने की वजह से जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है, इस क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होगी, और जब क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होती है तो हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। इससे एक तो निवेश में हमारे देश में कमी आती है, और दूसरी चीज़ हमें जो भी बाह्य ऋण मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो हमें
सिर्फ व्यापार घाटे के कारण आप देख सकते हैं कैसे एक चेन बनता है जिसमें सबसे पहले रुपये का अवमूल्यन होता है। इस वजह से महंगाई आती है और हमारे चालू खाते का घाटा बढ़ता है। चालू खाते का घाटा बढ़ने की वजह से हम इस घाटे को पूरा करने के लिए बाह्य ऋण लेते हैं, हम जिसको कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार कहते हैं। इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की वजह से हमारे क्रेडिट रेटिंग पे बुरा असर पड़ता है, और इस क्रेडिट रेटिंग पे बुरा असर पड़ने की वजह से हमारे देश में निवेश प्रभावित होता है, और हम जो भी ऋण लेते हैं बाहर से वो माफ कीजिएगा, वो ऋण काफी महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार जब व्यापार घाटा बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान होगी। इसके अलावा भारत ने अपने तेल आयात स्रोतों में विविधता लाकर हालांकि जो भी जोखिम है तेल क्षेत्र में उसको कुछ हद तक कम किया है। तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में हम बात करें, अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2025 के लिए वैश्विक आपूर्ति फिलहाल पर्याप्त लग रही है। लेकिन अगर संघर्ष बढ़ा तो संघर्ष बढ़ने पे शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और डिलीवरी में देरी, ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है, और ये गंभीर समस्या है। तो निष्कर्षतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ईरान इजरायल युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि भू राजनीतिक अस्थिरता और तेल की कीमतें ये सीधे आपस में जुड़े हुए हैं। तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा नीति को और ज़्यादा लचीला, दीर्घकालिक और जोखिम संतुलित बनाना होगा। साथ ही हमें एक वैकल्पिक ऊर्जा पे भी शिफ्ट करना होगा ताकि हम अपने तेल की आयात से जो उत्पन्न जोखिम है उसको कम से कम कर सकें। तो इस डिस्कशन के आधार पे दोस्तों आपके सामने ये रहा मेंस का क्वेश्चन। आप ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान और इसराइल को मैप में। ये देखिए, ये माफ़ कीजिएगा, ये ईरान है और ये इसराइल है। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। ये आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये गल्फ ऑफ ओमान है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। ये रेड सी है, ये आपका इसराइल और ईरान के बीच में आपको सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान, ये सब सारे देश देखने को मिल सकते हैं। तो आज का डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने में, इस पीपीटी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मेरा भी उत्साह थोड़ा कम होता है। तो इसलिए जो है, आपको जब भी मौका मिले तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर शेयर किया कीजिए। और जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने इन प्रश्नों का उत्तर लिख लिया तो आप इस बात का भरोसा भरोसा रखिए कि अगले कुछ महीनों में आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न परेशान नहीं कर पाएंगे। आप उस प्रश्न के बारे में कुछ ना कुछ लिखने की स्थिति में ज़रूर होंगे, जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की डिमांड है। तो मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।